फिर आपकी तैयारी शुरू हो रही है एक बार? तैयारी तो 2011 से ही हम लगातार तैयारी में हैं। वहाँ की जनता ने कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं जनता की इच्छा पर मुझे चुनाव में जाना पड़ा। नमस्कार, डेमोक्रेटिक वायर के लिए मैं हूं आपके साथ सैफ जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रूबरू में आज मुलाकात उस शख्सियत से जो 2012 में उत्तराखंड की सहसपुर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, हार मिली। उसके बाद बात हुई 2017 के चुनाव की। कांग्रेस से टिकट नहीं मिल पाया, निर्दलीय चुनाव लड़े जहां जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, लेकिन कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने में कामयाब रहे। आखिर में रिजल्ट ये निकला कि 2019 के चुनाव में जब पार्टी को रियलाइज हुआ तो उनकी घर वापसी हुई और खुद राहुल गांधी ने उनको कांग्रेस में शामिल किया। मैं बात कर रहा हूं अरिंदर शर्मा जी की, जो आज हमारे साथ में हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। सर, बात करते हैं चुनाव को लेके। सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, फिर आपकी तैयारी शुरू हो रही है एक बार? तैयारी तो 2011 से ही हम लगातार तैयारी में हैं। हमको ये कोई नहीं है कि हमारी तैयारी आज की तैयारी है। हम जनता के बीच में लगातार उसी दिन से जिस दिन हम यहाँ पर राजनीतिक रूप से यहाँ पर हमने 2022 को लेके भी अब तैयारी है चुनाव? बिल्कुल, पूरी तैयारी है। अच्छा, आप 2012 का चुनाव भी लड़े, मैंने अभी कहा जी। 2017 में टिकट नहीं मिल पाया, उसकी वजहें अगर पुरानी बात करें तो क्या वजहें उसकी रही हैं? देखिए, वो परिस्थिति थी कि क्यों कैसे वहाँ पर ये ऐसी परिस्थिति आई, और मैं तभी भी उसमें संगठन के कभी खिलाफ मेरा वो नहीं रहा। और राजनीतिक रूप से जो मुझे जानते हैं, तो जो पार्टी का निर्णय होता है वो मुझे सर्वोपरि होता है। लेकिन वहाँ की जनता ने कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं जनता की इच्छा पर मुझे चुनाव में जाना पड़ा। और पुनः मैं जिस अपनी पार्टी का एक सिपाही था, उस पार्टी के प्रति मेरा हमेशा से लगाव रहा। मैं पुनः वापसी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मुझको। अच्छा, मान लीजिए कि जो 2017 की परिस्थिति थी कि आपको टिकट नहीं मिलाया और एक बाहर के प्रत्याशी यहाँ पे आकर चुनाव लड़े, अगर यही परिस्थिति 2022 के चुनाव में फिर दोहराई जाए? देखिए, पार्टी सच्चे सिपाही को जरूर सोचेगी, और जिसको पार्टी टिकट देगी आगे, वो निर्णय कभी हो सकता है कि उसमें मुझे नहीं लगता है कि पार्टी कोई भी ऐसा निर्णय करेगी कि जो 2012 का परिणाम हुआ था उसको जरूर सोचेगी कि क्यों पार्टी की हार हुई। और हमारी लड़ाई, आपने कहा था कि अभी कांग्रेस को नहीं, मैंने टक्कर भाजपा को दी, नॉट। और मैं अपना प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानता। जो पार्टी का आगे ऊपर बोर्ड का निर्णय होगा, मैं वो हमेशा से मानता रहा हूँ। और परिस्थिति ऐसी आई थी कि जनता ने कहा कि नहीं, चुनाव में जाना है, तो मुझे जाना पड़ा। अच्छा, लोगों ने कहा कि आप जब निर्दलीय चुनाव लड़े और एक माहौल आपके फेवर में था, 21,000 से लगभग ज़्यादा वोट आपको मिला, और जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी खुद प्रदेश अध्यक्ष होकर के और पूरी लॉबी कांग्रेस की हाईकमान, मतलब उत्तराखंड कांग्रेस के जो लोग थे उनको लड़ा रहे थे, उनके लिए मेहनत कर रहे थे, अंतर ज़्यादा नहीं था आपके कांग्रेस के बीच, मात्र 2 से 3,000 का। देखिए, तो जनता के प्रति प्रेम तो जनता की सेवा थी, और मैं हमेशा विकास के कार्यों को अपने क्षेत्र की जनता में हमेशा करता रहा जो मुझसे हो सका। और जनता के बीच में जो लोकप्रिय होगा उसको जनता हमेशा से आगे जिताएगी। मेरी बात का सवाल का जवाब घुमा फिरा के आपने दिया है। मैंने कहा, मान लीजिए 2022 में अगर पार्टी फिर वही पुरानी परिस्थिति दोहराती है, आपको टिकट न देके किसी दूसरे प्रत्याशी को, तो आप भी परिस्थिति दोहराएंगे, इतिहास दोहराएंगे? ये हाईकमान, देखिए हाईकमान क्या निर्णय करेगी, ये तो हाईकमान के ऊपर है। और मैं समझता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष और वो सारे अच्छे कैंडिडेट्स के निर्णय लेंगे, और जो भी अच्छा कैंडिडेट के लिए निर्णय लेंगे, वो मैं भी एक संगठन का छोटा सिपाही हूँ, मैं अवश्य संगठन के हिसाब से अपनी। लेकिन आप तो 4 बार उत्तर प्रदेश के समय से लेकर एनडी तिवारी से लेकर उनके ओएसडी रहे हैं, एक लंबा समय आपने कांग्रेस को दिया है। लेकिन यहाँ चुनाव बाद में आता है, पहली लड़ाई मुझे लगता है कि टिकट की लड़ाई होती है, कौन टिकट पाता है। उसमें तो आपके सामने एक लंबी फौज खड़ी हो रही है। नहीं, ऐसी कोई कांग्रेस में कोई फौज नहीं है, और कांग्रेस ने अच्छे से
सभी सीटों पर अच्छी प्रत्याशी देगा और एंटी इनकम्बेंसी है इस बार। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की जनता इस बार कांग्रेस को बहुत अच्छी मार्जिन से वोट से जिताएगी और सरकार कांग्रेस की बनेगी। अच्छा सर, जब 2019 में मुझे जहाँ तक याद है अप्रैल में आपको राहुल गांधी के जरिए आपकी कांग्रेस में वापसी हुई, टिकट तो तभी तय हो गया होगा कि नहीं? आपके 22 में टिकट कभी भी तय नहीं रहे। टिकट के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है, फिर उसके बाद कार्य समिति में जाता है, तब पार्टी के टिकट का निर्णय होता है। तो पार्टी का टिकट ऐसे किसी का भी नहीं है, उसकी एक प्रक्रिया है पूरी। जब तक वो पूरी होती है, ऐसे कोई पार्टी कहने लगे ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन देखा लोगों ने जब 2017 में टिकट बांटे जा रहे थे तो आपके कई समर्थक थे कांग्रेस भवन में और उन्होंने बहुत अच्छा एक फिल्म वहाँ पे चलाई थी। नहीं, वो कांग्रेस के सच्चे कोई हो सकता है, कांग्रेस के संगठन ने अपने संगठन के लिए लड़े, मुझे तो जानकारी में नहीं था, मैं तो दिल्ली में था। अब बहुत ही हर एक के समर्थक हो सकते हैं, वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे जो अपनी कांग्रेस की संगठन को वहाँ पर आवाज़ कर रहे थे। कुछ उसमें ऐसे भी व्यक्ति थे कि कुछ ऐसी घटना हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, अभी हम लोग आप ही की विधानसभा से आ रहे हैं सहसपुर से जी, तो वहाँ एक गाँव पड़ता है बुड्ढी गाँव। अब वहाँ पे हमने एक व्यक्ति से बात की, हालांकि वो कांग्रेस का एक कर्मठ कार्यकर्ता है, पुराना कार्यकर्ता है, तो उसका कहना ये था कि हम कांग्रेस को तब वोट देंगे जब टिकट यहाँ से आरिंदर शर्मा को होगा। अगर किसी और को कांग्रेस टिकट देती है तो फिर हम किसी दूसरे प्रत्याशी को टिकट देंगे। मतलब यहाँ तक कि कांग्रेस के लिए शर्त आरिंदर शर्मा हो गई सहसपुर विधानसभा के अंदर। नहीं, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस आरिंदर शर्मा नहीं है, वो कांग्रेस का सच्चा सिपाही है। और कांग्रेस एक आरिंदर शर्मा नहीं है, वो सभी जो है वो पूरी कांग्रेस है। तो मेरा सवाल ऐसा नहीं है, वो सच्चे सिपाही हैं कांग्रेस के और उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्तिगत कही होंगी। और मैं नहीं समझता कि पूरी विधानसभाओं में आप जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ इस बार एक ऐसा माहौल है कि कांग्रेस को हमें जिताना है। अच्छा, आपके क्या चुनावी इस बार के मुद्दे, क्योंकि परिस्थितियाँ पहले से बदल चुकी हैं, तो आपके क्या चुनावी मुद्दे? मेरा हमेशा विकास का एक एजेंडा रहा है कि आपने जितने बेरोजगार भाई हैं उनको कैसे रोजगार मिले, क्या ऐसी स्कीम्स चलाई जाए। और यहाँ की प्राथमिकताएं में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, कई ऐसी फॉरेस्ट की रोड्स हैं जिन पर अभी तक बड़े दुर्गम क्षेत्र हैं हमारे यहाँ पर। और यहाँ से हमने पहले भी मांग की थी, ये बाईपास निकालने की, मसूरी का बाईपास है हमारा, मिश्राज पट्टी में अभी सड़क का निर्माण नहीं हुआ, दुधई में नहीं हुआ है, हमारे एक शहीद जयसिंह मार्ग है, तो ये रतनपुर गणेशपुर की तरफ, वहाँ पर एक मार्ग का निर्माण होना है जो फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण अटका हुआ है। और शिमला बाईपास भी जो पूरी तरह आप देखते हैं कि बहुत ख़राब स्थिति हो गई है। और यहाँ पानी की कई जगह क्षेत्रों में समस्या है, भाऊवाला में है, आपके बिधौली में है, डूंगा में है, हमारे पौंधा में है। तो कई ऐसी समस्याएं हैं। पूरे आर्किडिया क्षेत्र में पुरानी पाइपलाइन का नवीनीकरण होना था, तो वो हमने उसकी मुख्यमंत्री जब विजय घोड़ा जी थे तो उनसे हमने इसकी मांग पूरी कराने के लिए घोषणा हुई थी। तो बहुत ऐसी सारी घोषणाएं हैं जो हमारी पिछली पूरी नहीं हुई हैं। और फिर हम उन्हीं पर काम करेंगे कि भाई यहाँ बच्चों के लिए प्रशिक्षित करके रोजगार सबसे बड़ी, यहाँ किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है, किसी के पास सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है, उनको अपना मूल्य, अपनी फसल का मूल्य अच्छा नहीं मिलता है। तो महिलाओं के लिए कोई रोजगार की, कुटीर उद्योग की बहुत ज़्यादा डिमांड है हमारे क्षेत्र में कि शाहपुर कल्याणपुर है और जो टिमली वाला क्षेत्र है जो यूपी और हिमाचल से मिलता है, वहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है अभी भी। तो कई ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं शहर के सबसे नज़दीक होते हुए, यहाँ पर इतनी सारी यूनिवर्सिटी है कि उसके बाद भी स्थानीय लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कोई रोज़गार के अवसर नहीं है। और फिर यहाँ फार्मास्यूटिकल सेला कोई के लिए, वहाँ पर भी बहुत कम रोज़गार है, स्थानीय रोज़गार बेरोजगारों के लिए यहाँ पर बहुत कम रोज़गार मिला हुआ है। तो कैसे ट्रेंड जो अनस्किल्ड लोग हैं उनको कैसे स्किल्ड किया जाए। तो हमारा वो प्रोग्राम है कि अनस्किल्ड को स्किल्ड बना के उनको रोज़गार हम स्थानीय स्तर पर ही दें। अच्छा, इस चुनाव में, आने वाले 22 के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे भी कहीं ना कहीं कोई मायने रखेंगे आपके चुनाव में?
देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल पर अवश्य जो होगी, लेकिन हम अपने क्षेत्रीय मुद्दे, हम विकास के मुद्दे को लेके हम लोग 2022 को जाएंगे अपनी विधानसभा और विकास। आपको लगता है आपके यहाँ फिर इस बार घुसपैठ होगी आपके चुनाव में 22 में? नहीं, ऐसा कोई घुसपैठ नहीं है, सब कांग्रेस के लिए काम करेंगे। सब कांग्रेस। तो बात तो हो जाती होगी आपकी किशोर उपाध्याय जी से, हरीश रावत जी? मेरा सभी सच्चे कांग्रेसियों से सभी से बात होती है। चलिए ठीक है, आप खुलकर अभी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर मेरा एक सवाल आपसे फिर वही है कि ये जो यहाँ पर थोड़ा सा शिक्षा के बहुत दूर दूर स्कूल हैं, कई गांव ऐसे हैं कि जहाँ 10-10 किलोमीटर तक 8-8 किलोमीटर तक कोई इंटर कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, ये भी आपके चुनावी मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं कोई स्थान लेंगे ये मुद्दे भी? देखिए, उत्तराखंड में एक शिक्षा विभाग बहुत बड़ा विभाग है, बहुत सारे ऐसे 1 लाख से भी अधिक शिक्षक लोग हैं और कई स्कूलों की ये व्यवस्था है कि यहाँ पर 10 स्टूडेंट रह गए हैं सरकारी स्कूलों में। नई शिक्षा नीति आई है, क्या क्रांति लेके आएगी, अभी उसका हम वेट करेंगे। कैसे यहाँ पर जो ड्रॉप आउट है, बच्चों की शिक्षा जा रही है कि साक्षरता, और बच्चे ड्रॉप आउट ज़्यादा हो रहे हैं। और हमारे क्षेत्र में विशेषकर स्कूलों की ठीक कई ऐसे क्षेत्र हैं कि जर्जर अवस्था में स्कूल हैं, बिल्डिंग वहाँ पर जो है बैठने लायक भी नहीं है बच्चों के लिए, उनको सही से पोषण भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है जो उनको एक मध्याह्न भोजन वगैरह है। तो कई ऐसी समस्याएं हैं, मजदूरों के बेचारे बच्चे हैं, वो पढ़ने को स्कूल तक आते हैं और ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है शिक्षा में एक नई तरीके से सोचना चाहिए, राज्य सरकार को बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। अभी पहाड़ की घटना है गढ़वाल की, एक बच्चे ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया और लिख रहा है कि माँ ये मुख्यमंत्री मुझे रोजगार नहीं दे पाएगा, बेरोजगार युवक था चमोली हाँ चमोली में। किस तरह देखते हैं सरकार को, बेरोजगारी को, कार्यप्रणाली को, युवाओं के लिए कितना काम हुआ, रोजगार कितना मिला? देखिए, जब शिक्षित बच्चा कोई फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, उसको जॉब नहीं मिलता है, तो इस तरह की घटनाएं समाज में होती हैं और ये बहुत दुखद घटना है। और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के भी अलार्मिंग है कि कोई बच्चा पढ़ लिख कर अगर वो अपने जीवन को इस तरीके से कर रहा है तो सोचना चाहिए कि हमें तुरंत क्या ऐसी स्कीम्स लेके आएँ कि बच्चे इतने फ्रस्ट्रेशन हो रहे हैं कि वो अपने जीवन तक को समाप्त करने की सोच रहे हैं। तो हमें रोजगार देने पड़ेंगे, हमें खाली वायदे नहीं, हमें रोजगार के लिए उनके लिए उचित व्यवस्था जिससे सही मार्ग पर जा सके बच्चे, सोचना पड़ेगा। मैं फिर आपके इतिहास में जाऊंगा, जब आपकी सरकार थी 2012 से लेकर 2017 तक, क्योंकि आप भी उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में आपका नाम शुमार होता है। आपने बहुगुणा जी का कार्यकाल भी देखा, हरीश रावत जी का कार्यकाल भी देखा, आप किसको बेहतर मुख्यमंत्री आंकते हैं? कांग्रेस के कार्यकाल को मैं अच्छा मानता हूं। जी, कांग्रेस में नहीं, बहुगुणा जी का कार्यकाल भी था और रावत जी का भी। दोनों कांग्रेस के लोग थे, दोनों में नंबर देने की बात होगी तो आप किसको ज्यादा नंबर देंगे? नंबर नहीं है, जो विकास का काम करेगा उसके लिए हमारा तो सब कांग्रेस ने विकास किया है तो कांग्रेस के लिए। कहीं ना कहीं तो होता है ना कि अच्छा इसने 10 रुपए का काम किया, इसने 11 रुपए का काम किया, कुछ तो सोचते होंगे आप। 10 और 11 क्या है कि समय जिसके सामने जैसी परिस्थिति आपदा आई उस टाइम में विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे, बहुत बड़ी वो थी, केंद्र में जो है वो दूसरी सरकार थी, तभी भी कांग्रेस के लोगों ने प्रयास किया और एक अच्छा काम करा, उसको इम्प्लीमेंटेशन में बात की सरकार आई, उन पे कितना अब ये तो जनता ने नहीं दिया, जबकि काम काफ़ी हुआ था। लेकिन फिर भी आपके मुख्यमंत्री जी 2 जगह से चुनाव हार गए। आप देखिए, जनता को कुछ ऐसा है कि जनता तक आवाज़ नहीं पहुंची या जनता ने कैसा मन बनाया, ये एक चिंतन का विषय था कि कांग्रेस के इतने काम करने के बाद भी वो अपने विकास के कार्य तक वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए। अच्छा, अगर 2022 की बात करें, क्योंकि चुनाव की सरगर्मियां जो हैं लोगों ने अपनी अपनी प्रत्याशियों तैयारी भी शुरू कर दी हैं, यदि कांग्रेस के पास से कौन चेहरा होगा इस समय मुख्यमंत्री पद का? हम तो पहले दिन से पूरी तैयारी में हैं, जब से विपक्ष में बैठे तो अपने विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और अच्छे से निभा रहे हैं। और कांग्रेस में अच्छे चेहरे को जो है वो अभी प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में जो है अध्यक्ष हैं और इंदिरा जी CLP लीडर हैं। अब देखिए, जिसको भी
कांग्रेस अच्छा सा हरीश प्रत्याशी रावत जी बनाएगी, को- किसी को भी हरीश रावत जी बने। को भूल गए ये आप। तो कांग्रेस का नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वर्तमान में जिस पद पर है आप देखिए किसको अपना, ये तो हाईकमान का निर्णय होगा कि किसको यहाँ का बाहर सौंपेगी, जो आपको क्या एमएलए नाम- चुनेंगे। नहीं, आपका कोई इंसान का एक पर्सनल होता है, आपको क्या लगता है नहीं, ये तो कौन विधायक निर्णय लेते हैं, यहाँ से जाता है फिर केंद्रीय नेतृत्व के आपकी पास। अभी फिलहाल कोई पसंद नहीं है अपनी? ये तो कांग्रेस के विधायक चुन के जाएंगे, वो निर्णय करेंगे। अच्छा, लोग कहते भी हैं आपका नाम, चूंकि आपने उत्तराखंड को अपनी आंखों से बनते हुए देखा, उत्तराखंड के आंदोलन को, संघर्ष को देखा है, और आप यूपी के समय में भी तिवारी जी के ओएसडी रहे हैं कई मरतबा, तो आपको नहीं लगता कि इतना साल देने के बाद आपका नाम नहीं, भी हम आना तो चाहिए छोटे, था कि मैं भी नहीं, सीएम दौर में होना मैं चाहिए? एक बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ और कांग्रेस के लिए मैं एक अपनी, जहाँ पर मुझको कांग्रेस सही सोचेगी एक सिपाही के लिए, वहाँ मैं काम बिना उसके भी करता रहूँगा। अच्छा, राष्ट्रीय नेतृत्व की अगर बात करें तो अभी तो बहुत अंतर्कलह से जूझ रहे हैं आप लोग। सोनिया जी, राहुल जी, कुछ नेता लोग चिट्ठी भेज दे रहे हैं, 23 नेता। नहीं, देखिए राजस्थान में सरकार बनी, मध्य प्रदेश में भी सरकार बनी थी। अब वो ऐसा नहीं है, कांग्रेस का संगठन मजबूत है और हर एक संगठन में कुछ ना कुछ जो है वो होती है, लेकिन हमारे उसमें नहीं है और बड़े मैच्योर डिस्कशंस हैं और राहुल जी के और सोनिया जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एक है। पूरी कांग्रेस एक है। चलिए, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, चलते चलते डेमोक्रेटिक वायर के दर्शकों को क्या आपका संदेश रहेगा? मैं चाहता हूँ कि डेमोक्रेटिक वायर के दर्शक बहुत जागरूक हैं और उत्तराखंडी पूरे उसमें वो देखते हैं कि 21वीं सदी में भारत का स्थान कितना आ गया, जिसको कहते हैं भारत की जनता बहुत ज़्यादा जागरूक है और विकास के कार्य को वो भी आगे बढ़ाएंगे, हम भी उनके साथ हैं और वो एक सच्चे देशभक्त की तरह हम मार्गदर्शन भी करेंगे, अपनी छोटों का भी, अपने बड़ों से शिक्षा लेंगे कि ऐसे इस देश के निर्माण में उनका क्या सहयोग हो सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आरिंदर शर्मा जी, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और हमने पहले भी आपको बताया कि 2012 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर, 2017 का चुनाव निर्दलीय टिकट पर, लेकिन जब चुनाव लड़े लोगों ने गलत आंकने की कोशिश करी, गलती करी और जब चुनाव का रिजल्ट आया तो कांग्रेस में और आरिंदर शर्मा जी में एक मामूली अंतर था, 2-3 हज़ार वोट का। लोगों ने कहा कि यही दोनों वोट अगर आरिंदर शर्मा जी को टिकट होता, दोनों वोट मिलकर इनको पड़ता तो सहसपुर की एक सीट और कांग्रेस की झोली में जाने का काम करती। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरी फिर बड़ी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।